हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट। आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जर्नल डिफेंसेस। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल डिफेंसेस? जर्नल डिफेंसेस में आपको इम्यूनिटी मिलती है कि आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जनरली अगर आप कोई भी क्राइम कमिट करेंगे तो आपको उसके लिए पनिश किया जाएगा, लेकिन जर्नल डिफेंसेस में आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती है और आप अपना जो ऑफेंस है उसे इसमें फॉल करवा सकते हैं। वैसे तो ये आपके दिए गए हैं सेक्शन 76 से लेकर के 106 में, लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 76 से लेकर के 85 तक। जो हमारा सबसे पहले वाला जर्नल डिफेंस है वो है 76 में। अगेन मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, जर्नल डिफेंसेस में आपको इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम पनिशमेंट। दैट मीन्स कि इवन इफ यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, तब भी आपको उसके लिए पनिश नहीं किया जाएगा। एंड आपको अगर आपके ऊपर कोई केस चल भी रहा है तो आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आपका केस इन जर्नल डिफेंसेस में से किसी एक डिफेंस में फॉल करना चाहिए। तो जो सबसे पहला जर्नल डिफेंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सेक्शन 76। हमने यहाँ पे दो सेक्शंस को एक साथ डिस्कस करना है, 76 एंड 79, क्योंकि ये दोनों जो है वो ऑलमोस्ट रिलेटेड है। देखिए 76 में आपको क्या कहा गया है। 76 सेक्शन आपकी बात करता है कि पहली चीज आपको जो देखनी है, आपने कोई एक्ट किया है एंड आप बाउंड बाय लॉ हैं। दो चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बाउंड बाय लॉ और दूसरे में जो हम वर्ड यूज करने वाले हैं जस्टिफाइड बाय लॉ। ये दोनों सेक्शंस को हम साथ में समझ लेते हैं। बाउंड बाय लॉ का मतलब है कि लॉ ने आपको ये काम करने की परमिशन दी हुई है। दैट मीन्स यू आर अंडर ड्यूटी टू परफॉर्म दैट वर्क, ड्यूटी जो आपको दिया गया है। एंड वो वाला ड्यूटी जब आप परफॉर्म करते हो तो आपको उससे इम्यूनिटी मिलती है कि अगर आपसे कोई ऑफेंस हो भी रहा है तो भी आपके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। इसमें देखिए सीधी सी बात है, पहले आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट की भी बात की गई है साथ में। या तो एक पर्सन जो बाउंड है बाय लॉ उसने कोई एक्ट किया है, या फिर पर्सन ने अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट कोई काम कर दिया है, बट अगेन दैट पर्सन इज बाउंड बाय लॉ। तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ की बात नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि लॉ को लेकर के आपको कभी भी कोई भी गलती नहीं लग सकती। ये हमने आपके प्रीवियस टॉपिक्स में भी बहुत बार डिस्कस किया था। दैट सेज इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज्ड। दैट मींस इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज्ड बट इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज्ड। यानी अगर आपको किसी फैक्ट को लेकर गलती लग जाती है देन इट इज एक्सक्यूज्ड। तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ है, आपको लग रहा है आपसे मिस्टेक हो गई है एंड या फिर आप बाउंड हो बाय लॉ, तो आपको क्या है, हम बिल्कुल ही इम्यून कर देते हैं और आपको कोई भी पनिशमेंट इस चीज के लिए नहीं मिलेगी। सिमिलरली सेक्शन 79 भी सेम ही बात करता है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चीज बदल दी, हमने यहाँ पे बाउंड वर्ड को हटा दिया है और यहाँ पे वर्ड हमने यूज किया है जस्टिफाइड बाय लॉ। दैट मीन्स यू आर अंडर नो ड्यूटी टू डू इट, बट आपको लगता है कि बाय लॉ यू आर जस्टिफाइड टू डू दैट पर्टिकुलर एक्ट, इसीलिए लॉ आपको क्या करता है, इम्यून कर देता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी जो भी आप उस एक्ट को करने के बाद इंकर करते। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं अरेस्ट की। एक पर्सन है, पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर इज अंडर ड्यूटी बाउंड टू अरेस्ट दैट पर्सन। मान लो एक पुलिस ऑफिसर को कहा गया है कि जाओ राम को पकड़ के लाओ। जो पुलिस वाला है वो पूरी इंक्वायरी के बाद भी पता नहीं कर पाया कि राम कौन है, और शाम को वो मिस्टेकनली, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ये, वो मिस्टेकनली राम की तरह टुक कर लेते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं। क्या यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने कोई भी ऑफेंस किया है? तो हम कहेंगे नहीं किया है। द पुलिस वाला इज अंडर ड्यूटी बाउंड टू डू दैट एक्ट। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप लेंगे, एक पुलिस ऑफिसर है, सुपीरियर है और एक सबऑर्डिनेट है। जो आपका सुपीरियर ऑफिसर है उसने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को बोला कि ये सामने बहुत जो है वो भीड़ है, आप इसे गोलियां चला दें, इन पर गोलियां चला दीजिए। अब जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उसने अपने सीनियर की बात मान के गोलियां चला दी। अब लोग तो मर जाएंगे। क्या उन्होंने कोई ऑफेंस किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज दैट पर्सन इज ड्यूटी बाउंड, बाउंड बाय लॉ टू परफॉर्म दैट एक्ट।
सॉरी, दूसरा जो है आपका वो है जस्टिफाइड बाय लॉ। अब जस्टिफाइड बाय लॉ में ही इज नॉट ड्यूटी बाउंड। यहाँ पे आप अरेस्ट वाला एग्जांपल लेके चल सकते हैं, जहां पे मैंने आपको बोला, मान लीजिए आप हैं, आप देख रहे हैं कि एक चोर भाग रहा है, पीछे पुलिस वाला भाग रहा है, कैच द थीफ आवाजें लग रही हैं, आप वहां सामने ही खड़े थे, आपने चोर को पकड़ लिया। क्या चोर आपके ऊपर कोई केस कर सकता है कि आपने किस अथॉरिटी में उनको पकड़ा है? क्या आप कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी इंकर करेंगे कि आपने बंदे को कैसे रिस्ट्रेंट किया? अगर आप किसी को भी ऐसे पकड़ लेते हो, अगर उसने ऑफेंस नहीं किया होता, तो दैट वुड अमाउंट टू रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। क्या यहाँ पे आपने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया? नहीं किया। यहाँ पे आपने कोई भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट नहीं किया है, बिकॉज यू प्रिज्यूम योरसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग दैट एक्ट। तो यहाँ पे आप इम्यून है। ये थे आपके पहले दो सेक्शंस, ये दोनों अलग अलग हैं, सेक्शन 76 एंड 79। अभी हमें 77 डिस्कस करना है। देखिए, अगला है आपका 77। 77 और 78 दोनों आपके को रिलेटेड है, इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ समझेंगे। दोनों ही जो है वो जजेस और जुडिशियल ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे जो 77 आपका सेक्शन है वो बात करता है कि जज जब भी जुडिशियली एक्ट कर रहे होंगे तो वो क्रिमिनली लाइबल नहीं होंगे। उन्होंने जो भी एक्टिंग जुडिशियली कुछ भी किया तो वो कभी भी एक ऑफेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जज है जिन्होंने कोई भी जजमेंट दे दी है, तो वाइल गिविंग जजमेंट, जज जो भी जजमेंट दे देता है, मान लीजिए कोई भी आप जजमेंट का एग्जांपल ले सकते हैं, इतनी सारी जजमेंट्स आपकी आती रहती हैं, जो भी जज ने जजमेंट दे दी है वो बिल्कुल गलत नहीं मानी जाएगी। एक जज है, उसने अपनी पावर एक्सीड कर दी है, क्या उन्हें हम क्रिमिनली लाइबल करेंगे? इस चीज के लिए नहीं करेंगे। इवन इफ they have exceeded their jurisdiction or power, then too they are not criminally liable for it। ये जो आपका 78 सेक्शन है ये इसी का ही एक्सटेंशन है। ये इसी का एक्सटेंशन कैसे है? क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो जज ने जजमेंट दे के बात को खत्म कर दिया, लेकिन अगले वाले में जो जजमेंट है उसे एग्जीक्यूट भी करवाना पड़ता है। तो उस जजमेंट के आने के बाद जो भी चीजें होती हैं, जो भी एक्ट्स होते हैं, कोई ऑर्डर के बाद कोई एक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे भी हम ये मानेंगे कि जिन जुडिशियल ऑफिसर्स ने भी वो एक्ट किया, दे आर नॉट क्रिमिनली लाइबल। एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, हैंगमैन। जज ने यहाँ पे फांसी की सजा दे दी है, लेकिन एग्जीक्यूट तो हैंगमैन करने वाला है। हैंगमैन जो है, जिसको हम जल्लाद कहते हैं, वो फांसी देगा, क्या उसे हम लाइबल करेंगे कि उसने मर्डर किया है? नहीं करेंगे, ही इज नॉट लाइबल। ऐसे ही जो पुलिस ऑफिसर, मान लो अटैचमेंट का ऑर्डर आया था कि जाओ जाके प्रॉपर्टी अटैच कर लो, तो जो पुलिस ऑफिसर आपके वहां पहुंच जाते हैं प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए, क्या वो लाइबल होंगे क्रिमिनली? नहीं हो। तो यही था आपका, ये जो है ये दोनों सेक्शंस आपके इंटरलिंक है। जो 78 है वो 77 का ही आपका एक्सटेंशन है। यहाँ पे जजमेंट की बात की जा रही है और वहां पे जजमेंट के बाद जो परसुएंट एक्ट्स होती हैं उनकी बात की जा रही है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 80। देखिए, अगर आपको स्पीड तेज लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। सेक्शन 80। सेक्शन 80 देखो बहुत ही अच्छा सेक्शन है, इन्होंने बनाया हुआ है इन ऑर्डर टू सेव गार्ड अ पर्सन जो अपना लॉफुली काम कर रहा है, लॉफुली मैनर में कर रहा है, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन कर रहा है, और फिर भी उससे अगर कोई गलती हो जाती है, रिपीट द वर्ड गलती, जिसे इंग्लिश में एक्सीडेंट लिखा गया है, तो वहां पे उसे हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे और उसके लिए उसको लाइबल नहीं करेंगे। जैसे पढ़ लेते हैं, एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट। एक्सीडेंट यानी एन एक्ट जो आपने एक्सीडेंटली कर दी है, पहला एलिमेंट, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। आपका कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, आपका कोई भी उस चीज को लेके नॉलेज नहीं था कि आपके इस एक्ट से ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ मतलब कोई ऑफेंस आपसे कमिट हो सकता है, बिकॉज यू वर सो बिजी इन डूइंग दैट लॉफुल एक्ट। क्योंकि सेकंड आपका ये, इसलिए यहाँ पे थर्ड लिख रही हूँ। लॉफुल एक्ट आप कर रहे थे, लॉफुल मैनर में आप उसको कर रहे थे, बिल्कुल प्रॉपर केयर एंड कोशन के साथ आपने वो काम किया था और आपकी साइड से कोई भी ऐसे नेग्लिजेंस नहीं हुई थी, तो आपने वो कोई ऑफेंस नहीं किया है, आप यहाँ पे इम्यून हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सड़कें आप लोग जब भी ट्रेवल करते हैं, ड्राइव करते हैं, आप देखते हैं कि जगह जगह जो है वो खड्डे खोदे जा रहे होते हैं, कभी कोई पाइपलाइन और बिछ रही है, कभी कोई वायरिंग हो रही है, तो थोड़े टाइम बाद ही सड़क पे कोई ना कोई खड्डा खोदते हुए आपको जो वर्कमैन है वो नजर आ जाएंगे।
तो वहां पे वो क्या करते हैं, ये मान लो आपका खड्डा है, सड़क ये है सारी, यहाँ पे वो ना क्वेश्चन के बोर्ड लगा देते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ऐसे चारों तरफ उन्होंने ना बोर्ड लगा दिए होते हैं, ये बोर्ड लगा दिए सो दैट जो लोग सामने से आ रहे होंगे वो इस क्वेश्चन वाले बोर्ड को देखेंगे और इधर उधर से निकल जाएंगे और खड्डे के आसपास नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो एक्सीडेंट क्या है, अब देखो वैसे तो उनकी साइड से कोई गलती नहीं हुई है, उनका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, वो लॉफुल एक्ट कर रहे हैं, खड्डा खोदने वाला लॉफुल मैनर में कर रहे हैं जैसे करना चाहिए, केयर एंड कॉशन भी उन्होंने इस्तेमाल की है। फिर भी अगर कोई वहां पे इसके साथ टकरा जाता है तो इसमें उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। इसका और एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास एक एक्स हथौड़ा जिसको बोलते हैं हम, आपने वो ओके सॉरी कुल्हाड़ी बोलते हैं एक्स को, तो आपके पास वो कुल्हाड़ी है जिसका बड़ा शार्प एज होता है, आप उसको यूज कर रहे हैं और बाई चांस जो उसका आगे हेड होता है वो फ्लाई करके सामने वाले पर्सन को लग जाता है और वो इंस्टेंटली वहां पे मर जाता है, क्या यहाँ पे आपने ऑफेंस कमिट किया है? ये आपका एक्सीडेंट हो गया, ये एक्सीडेंट है, इसे हम एक्सीडेंट का नाम लेंगे क्योंकि उस पर्सन ने जो भी किया वो बाय एक्सीडेंट हुआ है, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज के हुआ है, लॉफुल एक्ट कर रहा था, लॉफुल मैनर में कर रहा था, पूरा ध्यान भी उन्होंने रखा हुआ था और फिर भी ऐसा हो गया तो दे आर नॉट लायबल। ये चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। अगला है आपका सेक्शन 81। जो सेक्शन 81 है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं कि एक हम आप दूसरे हार्म को करने के लिए पहला हार्म इग्नोर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपका कोई छोटा हार्म करके बड़ा हार्म रुक सकता है तो आप कर दीजिए। एनीथिंग कैन बी डन टू प्रिवेंट द बिगर हार्म, और उसके लिए आप छोटा हार्म कर सकते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है आपका, एनीथिंग लाइकली टू कॉज हार्म विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन डन टू प्रिवेंट अदर हार्म इन गुड फेथ। आई रिपीट, गुड फेथ में आपने किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के अगर कोई छोटा हार्म कमिट कर भी दिया है तो उसमें यू आर नॉट क्रिमिनली लायबल। बट आई रिपीट, बड़े हार्म को करने रोकने के लिए छोटा हार्म किया जा सकता है, आपको देखना पड़ेगा कि कहीं छोटे हार्म को रोकने के लिए आप बड़ा हार्म ना कर दें। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो हम शिप का लेंगे। मान लीजिए एक बड़ी शिप जा रही है और एक छोटी शिप जा रही है, जो बड़ी शिप है वो चट्टान से टकराने वाली है, उसके पास सिर्फ अब एक ही रास्ता है कि वो लेफ्ट ले ले, और लेफ्ट में एक छोटी शिप है जिसे आगे जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर बड़ी शिप लेफ्ट ले लेती है तो वो छोटी शिप वहीं पे खत्म हो जाएगी। छोटी शिप में 10 लोग हैं और बड़े वाली जो आपकी शिप थी उसमें 50 लोग हैं, तो यहाँ पे क्या सोल्यूशन निकलता है कि वो लेफ्ट ले लेंगे और वो जो 10 लोग छोटी शिप वाले हैं वो मर जाएंगे और 50 लोग जो है वो बच जाएंगे। इसे हम यहाँ पे नेसेसिटी का नाम भी देते हैं, इसे आप नेसेसिटी भी कह सकते हैं। नेसेसिटी, जरूरत में किया आपने, जो भी किया किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए आपने छोटा हार्म किया। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपके आईपीसी में ही अवेलेबल हैं, जैसे 4 लोग एक शिप पे जा रहे थे, शिप डूब रही है, उसमें एक बूढ़ा है, 2 जवान है और एक बच्चा है। 4 लोग थे, एक बूढ़ा, 2 जवान, एक बच्चा, शिप डूब रही है। एक बंदा अगर शिप से उतर जाए तो शिप डूबने से बच सकती है। चारों लोग सोचने लग जाते हैं कि शिप से किसे पानी में फेंका जाए, तो आपके ओपिनियन में किसको पानी में फेंकेंगे? बच्चे को, जवान को, या बूढ़े इंसान को? तो यहाँ पे देखो लॉजिकल जो हमारी रीजनिंग है वो कहती है कि बूढ़े इंसान को हम पानी में फेंक देंगे क्योंकि ये छोटा हार्म है। अगर हम बच्चे को फेंक देते हैं तो ये बड़ा हार्म है क्योंकि पूरी जिंदगी उसकी उसके सामने पड़ी है। जवान तो अभी जिंदगी जी रहे हैं और जो बूढ़ा है वो सब कुछ देख चुका है तो ही कैन डाई। तो ये यहाँ पे नेसेसिटी वाले कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट 82 83, ये दोनों भी आपके रिलेटेड ही है। इनके साथ हम यहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी का चार्ट भी बनाएंगे एक, जिससे आपको ये ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ये जो क्रिमिनल लाइबिलिटी वाला चार्ट है ये हम आपके जुवेनाइल जस्टिस में भी पढ़ते होते हैं। देखिए सेक्शन 82 एंड 83 बहुत टॉक्स अबाउट कि जब बच्चे कोई ऑफेंस कर देते हैं तो क्या उन्हें हम लाइबल करेंगे या नहीं करेंगे। हम हमेशा से जानते हैं कि छोटे बच्चे ने कुछ भी कर दिया माफ कर दो, छोटे बच्चे ने मर्डर कर दिया माफ कर दो, क्योंकि वो लॉ में लिखा है। लॉ में आपके सेक्शन 82 को लिखा गया है डोली इनकपैक्स।
डोली इनकैपेक्स का मतलब होता है कि जो बच्चे हैं, डोली यानी डोल, इनकैपेक्स मतलब इनकैपेबल, कि जो बच्चे हैं वो एक डोल की तरह होते हैं एंड दे आर सो मच इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट व्हाटएवर दे हैव डन। तो इसीलिए हम उन्हें यहाँ पे कंप्लीट इम्यूनिटी देते हैं कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा, आई रिपीट 7 ईयर्स, ये जो हमने डोली इनकैपेक्स वाला मैक्सिम लिखा है ये सिर्फ अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स जो बच्चे हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। यानी 7 साल तक का बच्चा कुछ भी कर दे, मर्डर कर दे, चोरी कर दे, कुछ भी करे, ही इज इम्यून फ्रॉम द लाइबिलिटी, और उनके ऊपर कोई भी केस नहीं चलेगा। लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है जब हम 7 साल से ऊपर के बच्चों की बात करते हैं। अगला सेक्शन है 83 जो इमेच्योरिटी की बात करता है। इसमें जो हमने इस एज ग्रुप में जो हमने बच्चे काउंट किए वो है 7 से 12 ईयर्स वाले, 7 से 12 साल की उम्र वाले बच्चे, 7 से बड़े हैं लेकिन 12 से छोटे हैं। तो हमें देखना है कि क्या बच्चे इमेच्योर हैं या फिर मेच्योर हैं। इफ द चाइल्ड हैज नॉट अटेन्ड सफिशिएंट मेच्योरिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट, जो भी उसने कर दिया तो वो बच्चे को हम इम्यून कर देंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि 7 से 12 ईयर्स में ऐसा बच्चा फॉल करता है जिसने मेच्योरिटी हासिल कर ली है एंड ही हैज अटेन्ड सफिशिएंट मेच्योरिटी, तो यहाँ पे हम उसे क्रिमिनली लाइबल करेंगे, लेकिन वो आईपीसी में लाइबल नहीं होता है। ऐसे बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में लाइबल किया जाता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अब देखिए इसको दोबारा से थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी वाला। 0 से 7 ईयर्स तक के बच्चे जो हैं उनको कोई भी लाइबिलिटी फेस करने की जरूरत नहीं होती है। ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत जगह आता है। 7 to 12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं जो हमने 83 सेक्शन में कवर करवाए, इसमें हमने बोला कि इन ये जो बच्चे होते हैं ये हम इसे सेक्शन को इमेच्योरिटी कहते हैं। दैट मीन्स कि हमें जो है मेच्योरिटी लेवल चेक करना पड़ेगा। मेच्योरिटी लेवल, अगर तो बच्चों में मेच्योरिटी लेवल है तो उनको जेजे एक्ट में करवा देंगे फॉल, और अगर नहीं है तो वो बच्चों को हम इम्यून करते हैं कि बच्चा जो है वो छोटा बच्चा है और उसने कुछ भी नहीं किया। फिर आ जाइए 12 से लेके 18 वाले। अब आप में से जिन्होंने ये चीज को बहुत अच्छे से पहले पढ़ा हुआ है उन्हें मेरी बात थोड़ी गलत लगेगी कि मैंने यहाँ पे 12 से 16 क्यों नहीं लिखा। तो पहले जो सिचुएशन थी वो 12 से 18 वाली होती थी। लेटर ऑन दिल्ली गैंग रेप के बाद जब हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चेंजेस लाए तो हमने इस एज को कम कर दिया और 12 से 16 कर दिया। दोबारा से समझा देती हूँ। 12 से 16 साल के जो कैटेगरी में बच्चे आते हैं इनको हम कंपलसरी जेजे एक्ट में फॉल करवा देते हैं और इनका जो ट्रायल है वो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में चलता है। पहले ये एज 12 से 18 वाली होती थी, लेकिन अब हमने एक क्लॉज ऐड कर दिया, वो है आपका 16 से 18 साल वाला। यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि बच्चा जो है 12 से 16 वाला तो कंपलसरी जेजे में जा रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट द चाइल्ड जो 16 से 18 वाला है, उसको भी तो पहले हमने जुवेनाइल में ही डाला था। 18 के ऊपर एडल्ट होता है बच्चा जिसका ट्रायल आईपीसी में चलता है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, हमने बोला 16 से 18 पे हम ये देखेंगे कि क्या बच्चे ने हीनियस क्राइम किया है। अगर बच्चे ने हीनियस क्राइम किया है तो बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में नहीं भेजा जाएगा और कहां भेज देंगे, सीधा आईपीसी, यानी एज एन एडल्ट उसको ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर बच्चे ने हीनियस क्राइम कमिट नहीं किया है, मान लीजिए हीनियस क्राइम नहीं है, तो बच्चे को हम यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बच्चों की तरह ही ट्रीट करेंगे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के ऊपर जो हमारा वीडियो है वो अलग होगा, इसमें हम उस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। इतना आपके लिए ये टेबल समझना आपके लिए जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने यहाँ पे 7 से 12 साल और 0 से 7 ईयर्स के बच्चों को काउंट किया था। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर टू यू ऑल। कोई भी डाउट है तो आप हमारी फिजिकल क्लासेस के लिए भी आ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द लास्ट सेकंड सेक्शन ऑफ आवर टॉपिक टुडे, दैट इज सेक्शन 84। ये है इंसैनिटी। हम किसी को भी जर्नली बोल देते हैं आर यू इनसेन। जब भी कोई कुछ गड़बड़ कर देता है तो हम कहते हैं आर यू इनसेन, और कई बार आपको कोई टकरा के चला जाता है तो भी हम कहते हैं इनसेन, इडियट, पागल, तो हम उसे इग्नोर करते हैं कि लेट इट बी। क्यों? क्योंकि हमने लॉ नहीं बोला है कि जो पागल है उनको छोड़ दो। अगर कोई पर्सन इंसेन है, इंसैनिटी में है, तो उस पर्सन के ऊपर कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आएगी, उसके खिलाफ हम कोई भी केस फाइल नहीं करेंगे, उसे हमने कंप्लीट इम्यूनिटी दी है इन द लॉ। अब अगर आप यहाँ पे बात करें तो देखो बता देती हूँ, इनसेन पर्सन इज द पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट दैट व्हाटएवर ही इज डूइंग इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रैरी टू लॉ। अब वो इतना कैपेबल नहीं है पर्सन, इनसेन पर्सन इज नॉट कैपेबल कि उसको पता लगे कि जो भी उसने किया है वो क्या किया है, और जो भी उसने कर दिया या तो वो गलत है या फिर लॉ के
खिलाफ है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है। लेकिन हम यहाँ पे जो चीज पढ़ते हैं वो ये कि पर्सन इंसेन होना कब चाहिए, मतलब हम पागल इंसान को इम्यूनिटी दे रहे हैं तो पागल कब होना चाहिए, एक इंसान पागल कब होगा, एट द टाइम ऑफ कमीशन। हमने एक्ट के टाइम पे देखना, ऐसे नहीं एक्ट करने से पहले आप पागल थे, एक्ट के टाइम पे आपको होश आया फिर भी आपने सोचा छोड़ो मार दो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ कमीशन, जब आप क्राइम कर रहे हो उस टाइम पे आप पागल होने चाहिए, ना पहले ना बाद में। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पहले बाद में आप क्या थे, पागल थे नहीं थे, वी डोंट केयर। व्हाट वी केयर इज कि एट द टाइम ऑफ कमीशन क्या आप पागल थे, अगर आप पागल थे तो फिर आपको यहाँ पे इम्यूनिटी मिल जाएगी। ये जो इम्यूनिटी है हमने 4 तरीके को लोगों को दी है। इसके लिए एक लैटिन मैक्सिम भी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नॉन कंपोज मेंटिस, यानी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इसमें 4 तरीके के लोग आते हैं जो पागल कहलाए जाते हैं। पहला इडियट, ये जर्नल कॉमन फ्रेज है जो हम किसी के लिए भी यूज कर देते हैं। दूसरा है लुनेटिक। तीसरा है आपका वो इंसान जो हैबिचुअल ड्रिंक कर करके पागल हो गया है। और लास्ट वो है जो किसी बीमारी की वजह से बाय इलनेस वो अब पागलपन के दौर पे चल रहा है। ये 4 लोग जो हैं आपके इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट सेक्शन के साथ, जो आज का हमारा लास्ट सेक्शन है, दैट इज इंटॉक्सिकेशन। देखिए इंटॉक्सिकेशन बेसिकली हम कहते हैं कि ये पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है, दैट मीन्स कि ये पर्सन नशे में है। तो अगर कोई पर्सन नशे में है तो उसे हम इम्यून करते हैं कि जो पर्सन नशे में है, सेम एज इंसैनिटी, दैट पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट, दैट whatever he is doing is either wrong और contrary to law। दो ही चीजें हैं। लेकिन जो ये इंटॉक्सिकेशन होता है ये आपका दो तरीके का होता है, या तो देखिए आप अपनी मर्जी से ड्रिंक करके बैठे हैं या फिर किसी और ने आपको पिला दी है, यानी वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। अगर तो ये वॉलेंट्री है तो उसके लिए आप लाइबल हैं। अगर आपने इंटॉक्सिकेशन, अगर आप इंटॉक्सिकेटेड हैं बाय योर ऑन विल तो आपको लाइबल किया जाएगा। लेकिन अगर आपने इनवॉलेंट्री है, दैट मीन्स कि जो भी इंटॉक्सिकेशन आपके अंदर गई है या तो वो आपके कंसेंट के बिना गई है या फिर आपकी नॉलेज के बिना गई है। जैसे फ्रेंड्स के ग्रुप में जर्नली ये हो जाता है, जबरदस्ती वो पिला देते हैं, पहला तो वो आ जाएगा अगेंस्ट हिज विल। दूसरा स्पाइक करना, जो कॉमनली बड़ा देखा जाता है आजकल कि आपने किसी की ड्रिंक स्पाइक कर दी, तो पी आप कोको कोला रहे होते हैं लेकिन आपको नहीं पता होता उसमें अंदर क्या है, तो वो आपका हो जाएगा विदाउट नॉलेज। तो ये दो केसेस में आपका इनवॉलेंट्री कहलाएगा इंटॉक्सिकेशन और उससे आप इम्यून है, उसके लिए आपको लाइबल नहीं किया जाएगा। लेकिन सेम आपको कब नहीं करेंगे, उस टाइम पे या तो आप इनकैपेबल हो कि आपको नहीं पता कि वट एवर यू आर डूइंग इज रॉन्ग, और आइदर कॉन्ट्रेरी टू लॉ, रॉन्ग कंट्रारी टू लॉ, ये आपको समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है कि जो भी आप कर रहे हैं। बट अगेन ये जो इंटॉक्सिकेशन वाला डिफेंस है ये किसी भी ऑफेंस को ज्यादा सीरियस नहीं बनाना चाहिए, सीरियसनेस थोड़ी कमी रखनी है। ऐसा नहीं है, हम इसे एज अ ग्राउंड नहीं लेंगे कि आपने सीरियस कर दिया। जैसे इंटॉक्सिकेशन में चलो मान लीजिए इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन है, आपने किसी का रेप किया, बट रेप करते करते आपने उसको मार ही दिया, मर्डर कर दिया, तो ये इसमें आप इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन में उस ऑफेंस को और भी ज्यादा ग्रेव बना दिया है। ये था, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के हमारे लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन जब भी अगला वीडियो पोस्ट होगा। अगले वीडियो में हम इसके आगे वाले सेक्शंस को डिस्कस करेंगे जो आपके पूरे के पूरे इस चैप्टर को वाइंड अप कर देगा टिल द सेक्शन 106। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।